हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों को याद होगा हम लोगों ने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है, जो है रिशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, जो कि हिंदी में है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। तो आप लोगों को याद होगा इसके हम पहले ही 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं और आज इस वीडियो का इस चैप्टर का ये 3rd पार्ट है। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा था कि उस वक्त विजयनगर एम्पायर पे कैसे महाराजा कृष्णदेव राय का राज हुआ करता था, फिर कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे फिर वो डेक्कन सल्तनत से उनके जो महाराजा कृष्णदेव राय के सन इन लॉ थे रमा राय, वो हार गए, और कैसे फिर जो पूरा विजयनगर एम्पायर था वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया और जिनपे नायक रूल करते थे। उसके बाद हमने मुगल एम्पायर पढ़ा कि कैसे बाबर इंडिया में आया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी लास्ट दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी बनी रूल करने वाली। फिर बाबर ने मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश करने का सोचा, बाबर ने पूरा अपना मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया, उसे उसने एक्सपेंड करना चाहा। फिर बाबर की डेथ के बाद उनका जो बेटा था हुमायूं, वो एम्पायर बना, पर हुमायूं से इतने अच्छे से राजपाट संभाला नहीं जा रहा था। फिर शेरशाह सूरी आए, उन्होंने हुमायूं से युद्ध करा, उन्होंने भी शेरशाह सूरी ने नॉर्दर्न इंडिया में अपना राज चलाना शुरू करा। फिर उनका शेरशाह सूरी का उनका कमांडर था हिमू, उसने हुमायूं को हराया और उसने फिर दिल्ली पे कब्जा कर लिया। फिर हुमायूं का जो बेटा था अकबर, वो आया, उसने हिमू से युद्ध लड़ा, हिमू को हराया और उसने वापस उस पर विजय हासिल कर ली। तो बेसिकली जो अकबर है वो बाबर का पोता है या हुमायूं का बेटा है। तो आज हम इसका आगे पार्ट 3rd देखेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम जानेंगे अकबर के बारे में और औरंगजेब के बारे में। ठीक है, मेरे को लग रहा था वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब और छोटे छोटे पार्ट्स में करके, वैसे ये वीडियो 3 पार्ट की होने वाली थी ये पूरा ही चैप्टर, बट अब मैंने इस चैप्टर को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी और एकदम से बर्डन ना आए। तो इसके भी और भी बहुत पार्ट्स आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अकबर और औरंगजेब के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले अकबर सम्राट कैसे बना, या फिर अकबर एज अ एम्परर, अकबर एम्परर कब बना, कैसे बना। तो वो 1556 में एम्परर बना, जब उसकी एज 13 इयर्स की थी, जब उसके पिता हुमायूं की डेथ हो गई थी। तो आप बोल सकते हो कि हिमू को हराने के बाद अकबर 13 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। वो चाहते थे कि पूरा जो भारत देश है, पूरा जो महाद्वीप है भारत का, वो सारा मुगल साम्राज्य के अंडर आ जाए, उस पूरे पे किसका राज हो, सिर्फ मुगलों का राज हो। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा युद्ध लड़े, मिलिट्री कैंपेन मतलब युद्ध लड़ना, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। और रिलीजियस टॉलरेंस मतलब सभी धर्मों में मानना, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो से धर्म बोल रहा हूँ तुम वही फॉलो करो। वो ये मानते कि सारे धर्म बराबर है, जिसको जो धर्म फॉलो करना है वो वाला धर्म या वो वाला रिलीजियस फॉलो कर सकता है। तो ये उनकी एक सबसे बेस्ट बात थी। तो ये उनके बारे में है कि वो सम्राट कैसे थे, या वो कब बने, कैसे बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अकबर राजा बनने के बाद उन्होंने चित्तौड़ की लड़ाई लड़ी थी। तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो राजस्थान में, उस पर उन्होंने अटैक करा, और ये जो लड़ाई चलती रही कम से कम 5 महीने तक चलती रही। बहुत सारी जो राजपूत के सेना थी वो बहुत ज्यादा लड़ी, पर वो आखिर में हार गई। बहुत सारी राजपूत वुमेन ने जौहर परफॉर्म किया। जौहर में क्या है कि जो राजपूत वुमेन थी वो आग में कूद गई, बहुत आग लग के उन्होंने ये माना कि हम मुगलों की, अकबरों के गुलाम बनने से अच्छा, उनकी दासियां बनने से अच्छा, हम अपने इज्जत के साथ, घर के साथ हम अपने प्राण न्यौछावर कर देते। वो बहुत सारी वुमेन्स आग में वो कूद गई, वो आग में चली गई, तो इसको जौहर बोलते हैं। तो बहुत सारी राजपूत वुमेन ने जौहर परफॉर्म किया अपनी इज्जत बचाने के लिए। जब अकबर चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे जीत गया तो उसने 3000 से भी ज्यादा सिविलियंस को मारने का हुक्म दिया, जो राजपूत सिविलियंस थे। बहुत सारे औरतों को और बच्चों को गुलाम बना लिया गया, उन्हें कैद कर लिया गया। तभी तो बहुत सारी वुमेन्स ने जौहर परफॉर्म किया था, ताकि वो इन चीजों से बच सके। और जिस वक्त अकबर ने चित्तौड़ की लड़ाई लड़ी थी, उस वक्त अकबर का मानना ये था कि हम अपने राज्य को सिर्फ लड़ाइयों से ही बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए अकबर लड़ाइयां लड़ता था ताकि वो अपना राज्य बढ़ा सके। ये बात आपको यहाँ पे सारी हिंदी में दे रखी है, तो आप लोग जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर मतलब अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया,
ये कैसे उसके वक्त में उसका साम्राज्य का विस्तार हुआ। आप ये देख सकते हैं, इसमें ये जो पूरा ऑरेंज कलर से एरिया, ये पूरा अकबर का साम्राज्य दिखा रखा है। बाकी हम थोड़ा आगे भी देखेंगे, आगे मैंने जब हम औरंगजेब तक पहुंचेंगे वहां मैंने मैप लगा रखा है और अच्छी क्लैरिटी के लिए आप लोगों की। तो अकबर का मानना ये था कि कोई भी राजा है, कोई भी शासक है, कोई भी सम्राट है, उसे अपना राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए, उसे अपने राज्य को और पूरा फैलाना चाहिए, उसका प्रॉपर विस्तार करना चाहिए। तो जैसे जैसे अकबर का जो शासन काल है वो बढ़ता रहा, उसने अपनी नीतियां बदलनी शुरू करी। उसने अपनी उसने उसका ये मानना हुआ जैसे जैसे कि हमें अपनी बुद्धि से, हमें राजनीतिक नीति से, हमें अपनी समझदारी से अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए युद्ध लड़ने की बजाय। तो एंड तक आते आते उसने युद्ध लड़ने कम शुरू कर दिए। ठीक है, अब वो उसके धर्म से रिलेटेड या राजनीति से रिलेटेड अकबर की क्या क्या पॉलिसीज थी। अकबर ने बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत चीजें निकाली जिससे उसका एम्पायर, उसका साम्राज्य के और अच्छे से बढ़ सके। उसने राजपूत किंगडम्स की जो उसने राजपूत किंगडम्स में शादियां करी। अकबर ने क्या करा, राजपूतों के यहाँ जा जाके शादी करी ताकि वहां की जो राजकुमारी उनसे वो शादी कर लेगा तो वो किंगडम कहीं ना कहीं उसके अंडर भी आ जाएगा। उसने राजपूत और हिंदूज लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट जॉब्स दी, बहुत सारे काम दिए। उसने जिजिया टैक्स हटा दिया। जिजिया टैक्स मैंने आपको बताया था ना कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता है, जिससे वो मुस्लिम धर्म फॉलो करने से बच जाते, वो आर्मी में आने से बच जाते थे। उन्होंने जिजिया टैक्स हटा दिया था। उन्होंने सुलह कुल मतलब शांति सबके लिए, कि सब एक दूसरे के रिलीजन के, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करे, सब एक साथ शांति से हंसी खुशी मिलजुल कर आए। उन्होंने इसको प्रमोट किया। इन्होंने स्कॉलर्स मतलब विद्वान लोगों से बातचीत करी, अलग अलग धर्म के विद्वान लोगों से बातचीत करी। इनका ये मानना था कि किसी भी इंसान को कोई भी एक रिलीजन फोर्स करने के लिए हम फॉलो नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो ये सारी इन्होंने पॉलिसीज निकाली थी, इन्होंने इनकी मदद करी बहुत सारे राजपूत रूलर्स का सपोर्ट पाने में। ठीक है, आगे बढ़े। उम्मीद करती इतना आपको समझ आया होगा। यही अकबर की सारी धार्मिक और राजनीतिक नीतियां यहाँ पे आपको हिंदी में दे रखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर का रीन कैसा था, मतलब अकबर का शासन काल कैसा था। तो अकबर ने 1556 से लेके 1605 तक रूल किया, जो अप्रोक्स 49 ईयर्स थे। उस वक्त तक मुगल का शासन काल इतना नहीं रहता था, बट हाँ ठीक है, उनके जो रूलिंग के मतलब उनके जो शासन के जो बीच का टाइम था वो बहुत ज्यादा पीसफुल था, क्योंकि तब तक उन्हें रियलाइज हो चुका था कि लड़ाई वगैरह में कुछ नहीं रखा, अपनी समझदारी से, राजनीतिक नीतियों से मैं अपने राज्य का विस्तार कर सकता। तो उस वक्त उन्होंने लड़ाइयाँ बहुत ही कम कर दी थी, और आखिरी के 15 ईयर में वो कश्मीर, सिंध, डेक्कन और अफगानिस्तान में उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स लड़े। ठीक है, यही चीज यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। आगे चलते हैं। अकबर का इंटरेस्ट क्या था लर्निंग में। अकबर देखो, अकबर की एक बात थी कि वो लिख और पढ़ नहीं पाता था, मतलब वो इलिटरेट था, वो लिख और पढ़ नहीं पाता था, पर उसे सीखना बहुत पसंद था। तो उसने अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग जगहों से ना स्कॉलर्स और विद्वान लोग बुलाए थे अपने कोर्ट में, वो उन्हीं से सुनता रहता था, उन्हीं से पूछता रहता था चीजों के बारे में। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में हाउस ऑफ ट्रांसलेशन भी इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स इस्टेब्लिश की गई थी पर्शियन लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे बहुत सारी संस्कृत बुक्स उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में इस्टेब्लिश की थी, जैसे महाभारत जिसे पर्शियन लैंग्वेज में रज़मनामा कहते हैं। ऐसे ही रामायण उन्होंने इस्टेब्लिश ट्रांसलेट करवाई थी, भगवत गीता ट्रांसलेट करवाई थी, पंचतंत्र ट्रांसलेट करवाई थी। ऐसी कई बहुत सारी किताबें उन्होंने जो संस्कृत में थी उन्हें पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। यही उनके बारे में पूरा हिंदी में दे रखा है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जो खूबसूरती होती है, सौंदर्य होती है, उनके बारे में उनका क्या कहना था। तो उन्होंने आर्ट को मतलब कला को, लिटरेचर साहित्य को, संगीत को, और आर्किटेक्चर मतलब ये जो भी नक्काशियां वगैरह होती हैं इनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। उनका जो अकबर का जो बेटा था जहांगीर, अकबर के बाद उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट करा, इसको कंटिन्यू करा। और जहांगीर का जो बेटा था मतलब अकबर का ग्रैंडसन शाहजहां, उन्होंने भी इस चीज को कंटिन्यू करा, और इसके लिए शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था। ठीक है, मुगल काल में बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनी, जैसे हुमायूं टॉम्ब हो गया, दिल्ली का रेड फोर्ट हो गया, आगरा का रेड फोर्ट हो गया, आप हमारा ये देख सकते हो अपना ताजमहल हो गया। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए। उस वक्त मिनिएचर पेंटिंग्स का, कैलीग्राफी का और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, कि मिनिएचर पेंटिंग्स होगी, छोटी छोटी पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, सुंदर सुंदर राइटिंग्स। आपको भी पता है कैलीग्राफी क्या होती है। और इंडियन भारतीय भारतीय जो संगीत है उस चीजों को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। ठीक है, आया आपको समझ। ये सारी बातें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। अब बात आती है औरंगजेब की।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अभी तक जो भी हमने अकबर के बारे में पढ़ा वो समझ आया। कुछ भी डाउट है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। अब हम आगे चलते हैं औरंगजेब की, कि औरंगजेब एक कैसा एम्परर था या फिर वो एम्परर कैसे बना। तो जो औरंगजेब था वो जैसे हमने अभी पीछे देखा कि शाहजहां तक हमने बात करी कि अकबर आया, अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर आया, जहांगीर के बाद उनका बेटा शाहजहां आया। तो जो औरंगजेब था वो शाहजहां का बेटा था। जब शाहजहां 1657 में बीमार हो गए तो वो चाहते थे जो उनके बड़े बेटे हैं दारा सिख वो एम्परर बने, पर औरंगजेब नहीं चाहते थे कि दारा सिख एम्परर बने। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दारा सिख से लड़ाई करी और उसे हरा दिया। और उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने दारा सिंह का गला उनका जो सर था वो उनके धड़ से अलग कर दिया, उनके शरीर से सर अलग करके वो शाहजहां को गिफ्ट कर दिया। और उसके बाद औरंगजेब राजा बना। अब उससे अलग दो और भाई थे, तो उसने क्या करा, एक को तो उसने एग्जीक्यूट करवा दिया, कि एक को तो उसने मार ही डाला और या फिर उसको प्रिजन में बंद करवा दिया, मार डाला या फिर प्रिजन में बंद करवा दिया। और उसका जो दूसरा भाई था उसको उसने देश निकाला दे दिया, उसको उसने बाहर जाने पे मजबूर कर दिया उसने, ताकि कोई और बाधा ना आ सके उसका राजा बनने में। तो उसने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा फोर्ट में बंद करवा दिया, जहाँ पे वो अपनी डेथ तक वहीं रहे। और 1658 में वो फाइनली राजा बने और उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया आलमगीर, मतलब कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जिसने पूरी दुनिया पूरे विश्व पे विजय हासिल कर ली हो। और इसने भी अप्रोक्स 49 ईयर तक रूल किया। ठीक है, ये बात यहाँ पे हिंदी में दे रखी है औरंगजेब के बारे में। अब औरंगजेब ने अपना साम्राज्य को कैसे बढ़ाया, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का कैसे विस्तार किया। जब औरंगजेब का शासन का वक्त चल रहा था, मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा बड़ा तभी हुआ, मुगल एम्पायर का सबसे ज्यादा विस्तार तभी हुआ जब औरंगजेब उस पर शासन कर रहा था। औरंगजेब एक कुशल सेनापति था और उसने साउथ की साइड, मतलब डेक्कन की साइड, उसने बहुत सारे एरिया पे विजय, बहुत सारे क्षेत्रों पे विजय प्राप्त करी, बहुत सारे क्षेत्रों को उसने जीता। ठीक है, और उसके शासनकाल में कई ज्यादा विद्रोह भी हुए, पर ये बात भी सच है कि उसके शासनकाल के वक्त ही मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, मुगल एम्पायर का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया ना, मैंने मैप अटैच कर रखा है। तो ये जो भी आप ये वाली सारी पूरी स्लीपिंग लाइंस देख रही हो, पूरा वो हमारा रीजन है जो अकबर के अंडर था। अकबर के अंडर जो भी मुगल एम्पायर थे, पूरा वो रीजन है कि अकबर ने कहाँ कहाँ तक मुगल एम्पायर को बढ़ावा दिया था। उसके बाद अब आप ये जो लंबी लाइंस देख रहे हो, ये सारा वो एरिया है जो औरंगजेब के अंडर आता था। तो आप ये देख रहे हो कि अकबर के कंपैरिजन में औरंगजेब का एरिया बहुत ज्यादा, औरंगजेब ने इससे अलग, देखो साउथ में कितने जगह पे उसने जीत हासिल कर ली, उसने नॉर्थ की तरफ भी अपना एरिया एक्सपेंड करा। तो ये दिखाता है कि औरंगजेब ने मुगल एक्सपेंशन कितना ज्यादा करा है अपने वक्त। फिर ये जो आप ऑरेंज कलर से देख रहे हो, ये हमारी है राजपूत की टेरिटरीज, ये वाली जो हो गई हमारी राजपूत की टेरिटरीज है। ये हमारा होम किंगडम है इस साइड, ये हमारा होम किंगडम है उस वक्त का। फिर ये जो आप ब्लू एरिया से देख रहे हो, बाद में जब सिख एम्पायर राइज हुआ था तो ये सिख एम्पायर है यहाँ पे हमारा पूरा। और ये फिर हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज है, कुछ जो उस वक्त इंपॉर्टेंट सिटीज थी, ये सारी हमारी वो हैं, जैसे पुणे हो गई, दिल्ली हो गई, आगरा, पटना, कटक, मछलीपट्टनम, कांचीपुरम, गोलकोंडा, बीजापुर। ठीक है, ये सब है। आगे बढ़े। अब दक्कन के जो युद्ध थे, अकबर ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्कन में लड़ते लड़ते ही बिता दिए। और ये जो उसके दक्कन में युद्ध थे ये बहुत लंबे चले और इसमें उसका बहुत ज्यादा पैसा भी लगा, जिसकी वजह से जो मुगल प्रशासन था, ये जो उनका प्रशासन था वो कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि राजकोष से पैसा जाता ही जा रहा था, कहीं और से आने का साधन नहीं था। इसकी वजह से जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसकी वजह से मुगल एम्पायर का पतन होने लगा, मतलब मुगल एम्पायर तेजी से कमजोर होने लगा। उसका एक मुख्य कारण ये था कि अकबर ने बहुत सारा धन यूज कर लिया था 25 सालों में दक्कन में युद्ध लड़ते लड़ते। ठीक है, अकबर ने रिलीजियस पॉलिसीज क्या बनाई थी, अकबर ने धर्म को लेकर क्या मानना था। तो अकबर सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम को फॉलो करता था, सुन्नी सेक्ट को मानता था और वो बहुत धार्मिक था। वो अकबर जैसा नहीं था कि जिसको जो करना है, वो बहुत धार्मिक था और उसने अपने धर्म का पालन किया। उसने जो दरबार था वहां पे से म्यूजिक को बैन कर दिया, डांस को बैन कर दिया, उसने फिर से जिजिया टैक्स लगा दिया। और जब भी उसने बोला कि कोई भी हिंदू अगर अपने किसी पिलग्रिमेज को, जो भी उसके अंडर एरिया आता है, वहां कोई भी व्यक्ति अगर अपने धार्मिक तीर्थ स्थल को विजिट करने आता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें औरंगजेब ने स्टैब्लिश करी। इनमें से ये सारी चीजें वो थी जो अकबर ने रिमूव कर दी थी, क्योंकि ये जो टैक्सेस वगैरह थे अकबर ने पहले रिमूव कर दिए थे, पर औरंगजेब ने इन्हें फिर से स्टैब्लिश करे।
ठीक है, यही इसकी धार्मिक नीति यहाँ पे हिंदी में दे रखी हैं। उसने जो मंदिर थे या जो रिलीजियस थे उसके लेके उसने क्या डिसीजंस थे, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस थे जो थे उन्हें ये लगता था कि उसने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से करा, अपने राजनीतिक उसकी वजह से करा कि लोगों से बहुत चाहेंगे, बहुत करेंगे। और कुछ लोग ये कहते थे उसका जो धर्म है, उसका खुद का जो धर्म है, वो उसके डिसीजंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। 1669 में औरंगजेब ने अपनी सेना को हुक्म दिया, जो अपने सेनापति थे उसको हुक्म दिया कि मंदिरों को तबाह कर दो, और जो मंदिरों से कनेक्टेड स्कूल, जैसे आपको पहले पता है मंदिरों में गुरुकुल वगैरह चला करते थे, उन सबको बंद कर दो। वाराणसी, बनारस या फिर मथुरा, सोमनाथ, ऐसे कई जगहों पे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, बहुत सारे जैन टेम्पल्स को भी तोड़ा गया, सिखों के गुरुद्वारों को भी तोड़ा गया। उसने कुछ मुस्लिम सेक्ट यानी कि सूफीस और जूस्टेरियंस मतलब पारसीस के अगेंस्ट भी उसने एक्शंस लिया। ठीक है, किस किस के अगेंस्ट? सूफीज मतलब मुस्लिमों का जो एक वो थी सूफीज वाले, उनके ऊपर, और जोरोस्ट्रियंस यानी पारसी लोगों के ऊपर भी उसने एक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में पूरा हिंदी में दे रखा है। तो इसी के साथ हमारा अकबर और औरंगजेब के बारे में खत्म होता है। यही थी कि अकबर क्या था, उसने अपने शासन काल में क्या क्या करा, उसने कैसे आर्ट और आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया। फिर जहांगीर आया, उन्होंने भी अकबर की राह पे ही चले, फिर शाहजहां वो भी उसकी राह पे चले, फिर औरंगजेब के आने से थोड़ा मुगल एम्पायर गिरना शुरू हो गया, क्योंकि जो उसने आखिरी के 25 साल में दक्कन में युद्ध लड़ा उसमें बहुत सारा पैसा इस्तेमाल हो गया इस वजह से। तो यही सब था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब एक बार एनसीईआरटी में और देख लेते हैं हम हाईलाइट। तो 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में अकबर को एम्पायर बनाया गया, और चित्तौड़ के वहां पे उसने लड़ाई लड़ी जो 5 महीनों तक चली थी। 30,000 सिविलियंस को उसने मारने का और कैद बंदी बनाने का ऑर्डर दे दिया था। ठीक है, यही चीजें यहाँ हिंदी में दे रखी हैं। जौहर क्या, मैंने आपको बताया है कि जब तुर्किक और मंगोल लोग उनकी राजपूतों के उसमें घुस रहे थे, तो वो वुमेन्स को मतलब औरतों को स्लेव बना लेते, अपना गुलाम बना लेते, उन्हें अब्यूज करते थे, उन्हें परेशान करते थे। तो राजपूत वुमेन्स ने अपने आप को अब मतलब वो आग में चली जाती थी ताकि वो उनको कोई पकड़ ना सके, उनको गुलाम ना बना सके। तो यही चीज यहाँ पे दे रखी है। फिर यहाँ पे अकबर के बारे में दे रखा है कि उसने फिर अच्छी अच्छी राजनीतिक नीतियां यूज करी, फिर वो मैरिज अलायंसेस में गया नेबरिंग प्रिंसेसेस के साथ, मतलब आसपास के जो किंगडम्स की राजकुमारियां थी उनके साथ उसने विवाह कर लिया, उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। उसने जिजिया को हटा दिया और वो सुली कुल में बिलीव करता था। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी हैं। आगे की अकबर की इसी वजह से उसे बहुत सारे राजपूत रूलर्स का सपोर्ट भी मिला, और फिर उनके एक कोर्ट में उनका जो एक दरबारी था और एक उनका बायोग्राफर था अबुल फजल, उसने ये बात भी बोली थी कि वो पहले उन्हें लगता था कि इस्लामी सब कुछ है, फिर बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ अकबर को कि नहीं, सबको अपना अपना धर्म फॉलो करना चाहिए, किसी पे कोई भी धर्म का प्रभाव नहीं डालना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए। और उनका रेन अप्रोक्स 50 साल तक चला, और जो उनका बीच का रूलिंग पीरियड था वो बहुत शांति था, और आखिरी 15 सालों में उन्होंने यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है कि अकबर इलिटरेट थे पर उन्हें कितना शौक था ये इंडियन टेक्स्ट में, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक वगैरह में, तो वो स्कॉलर्स को अपने कोर्ट में बुलाते थे। उन्होंने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन इस्टेब्लिश किया, और संस्कृत में बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट करवाया। ठीक है, फिर यहाँ पे जहांगीर के बारे में दे रखा कि जहांगीर ने डेक्कन में कैसे एम्पायर को इस्टेब्लिश किया, एम्पायर को डेक्कन में जहांगीर ने बढ़ाया। फिर शाहजहां ने भी ऐसे ही करा। फिर ये चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और कैसे वो आज भी जाना जाता है। फिर ये बताइए ये जो रूलिंग पीरियड था शाहजहां तक का, इसमें कैसे आर्ट को, आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया गया, कैसे ये सारी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, और कैलीग्राफी को, मिनिएचर पेंटिंग्स को, इन सबको भी बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, यही चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में दे रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे औरंगजेब के बारे में दे रखा है कि शाहजहां 1657 में बीमार पड़े थे, वो चाहते थे उनके जो बड़ा बेटे दारा शिकोह उसको जाए, पर औरंगजेब ने उससे लड़ाई करी, उसे डिफीट करा। फिर उसने अपने एक भाई को अरेस्ट करके उसको मरवा दिया, उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, दूसरे को देश निकाला दे दिया, उसे देश से बाहर निकाल दिया, और उसने अपने पिता को भी आगरा फोर्ट में इम्प्रिजन रखा।
और उसने 1658 में खुद को राजा घोषित करा और उसने आलमगीर नाम खुद को दिया, मतलब जिसने पूरी दुनिया पे विजय हासिल कर लिया। और उसने 49 ईयर्स तक रूल किया, शासन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेम चीजें हिंदी में दे रखी हैं आपको यहाँ पे मैंने। फिर उसने साउथ के कई पार्ट पे विजय हासिल करी है। उसके वक्त पे बहुत ज्यादा मुगल एम्पायर फैला। आखिरी के 25 साल उसने डेक्कन में युद्ध लड़ा, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा राजकोष खाली हो गया। इसी वजह से उसकी डेथ के बाद मुगल पावर का जो है वो गिरना शुरू हो गई थी, उसका डिक्लाइन हुआ था। और अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को उसने बैन किया था, जैसे म्यूजिक और डांस, इन सब चीजों को। और उससे जिज़िया टैक्स लगा दिया था नॉन मुस्लिम्स पे। यही चीजें आपको यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि 1669 में उसने कैसे ऑर्डर दिया था कि स्कूल्स को तोड़ दो, मंदिरों को तोड़ दो, और बनारस, मथुरा, इन सब के मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया था। जैन टेम्पल तो सिख गुरुद्वारा को भी डिस्ट्रॉय किया गया था। और उस सूफीज और जूस्टोरियंस पे भी उसने कुछ ना कुछ, उनके लिए भी उसने एक्शंस लिए थे, उनको भी उन्होंने दुखी करा था, उनको भी परेशान किया था। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर का ये पार्ट। अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि मुगल्स के लिए रेजिस्टेंस कैसे शुरू हुई, मुगल्स का हम लोगों ने विरोध कैसे किया, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा कि मुगल एम्पायर में अकबर और औरंगजेब ने क्या क्या काम करे हैं। तो अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी समझ नहीं आया तो आप नीचे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।